नमस्कार दोस्तों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कंप्यूटर से संबंधित ही जैसे सूचना सहायक है, प्रोग्रामर है, इनसे संबंधित जो पोस्ट है उनकी तैयारी करने के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। और इस चैनल पर आपको राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक या कंप्यूटर शिक्षक के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में डेली वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो वहाँ से आप इसकी अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने सभी राजकीय विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है और बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन, सिलेबस और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, भर्ती की प्रक्रिया, नियम है, वो सभी जल्द ही जल्द जारी किए जाएंगे। तो अब आपको और इंतज़ार किए बिना इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। बहुत ही लगन से, मन से इसकी तैयारी में आप जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर शिक्षक से संबंधित सभी प्रकार की वीडियोस है, पीडीएफ है, वो सभी आपको उपलब्ध होगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी, पीडीएफ के रूप में। इसके अलावा इस चैनल पर मैं आपको डिटेल्स थ्योरी क्लास, जो कंप्यूटर की डिटेल्स क्लास है थ्योरी के रूप में, वो कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यू है उसकी भी आपको यहाँ तैयारी करवाई जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद उसको आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने सभी ग्रुप में। आप जानते हो जो भी कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, आपके नज़दीक में जो भी है, आप उनको ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आज हम यहाँ कंप्यूटर का विकास और परिचय टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। जो भी इसका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी। और प्रोग्रामिंग वगैरह है वो सभी आपको, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पूरा यहाँ पे अध्ययन करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क रूप से। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का विकास क्रम। सबसे पहले हम कंप्यूटर टर्म को समझते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। तो लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटेर। ये देख सकते हो आप, कंप्यूटेर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ है गणना करना। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा की कंप्यूटेर से हुई है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए आंकड़ों, निर्देशों को त्वरित गति से शुद्धता के साथ निष्पादित कर अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना, और ये फुली ऑटोमेटिक है, यानी स्वचालित है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे द्वारा दिए गए आंकड़े, जो भी हम इसको आंकड़े देते हैं, जो भी निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी हम इसे देते हैं, उस आंकड़ों पर, उन निर्देशों पर ये तीव्र गति से और शुद्धता के साथ परफॉर्म करती है। जो भी टास्क हम देते हैं उसको शुद्धता के साथ, यानी पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ उसको वो निष्पादित करके और हमें अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करती है। तो यहीं से कंप्यूटर की जो कार्यप्रणाली है वो भी हमें समझ में आ जाती है और जो कंप्यूटर की परिभाषा है वो भी हम यहाँ समझ सकते हैं। कंप्यूटर है वो कच्चे तथ्य, आंकड़ों को पर प्रोसेसिंग का कार्य करता है, वो भी शीघ्र गति से और शुद्धता के साथ। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर डेटा इनपुट के रूप में लेता है। इनपुट के रूप में डेटा लेता है। डेटा मतलब आंकड़े, कच्चे तथ्य, और फिर उनको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम है वो आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर में 3 प्रकार की प्रक्रिया हो गई, आप देख सकते हो, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट हमसे ग्रहण करता है कंप्यूटर आंकड़ों, निर्देशों के रूप में, उन पर प्रोसेस करता है निर्देशानुसार और फिर उसको परिणाम के रूप में हमें आउटपुट प्रदान करता है। यहाँ हम डेटा सबसे समझ लेते हैं कि डेटा का तात्पर्य क्या है। तो डेटा से तात्पर्य कच्चे तथ्य, आंकड़े, जैसे कि टेक्स्ट हो सकते हैं, टेक्स्ट यानी अक्षर, नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, चित्र आदि जो भी है ये सामग्री, ये डेटा कहलाती है। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद जो डेटा है वो अर्थपूर्ण सूचना में बदल जाता है, यानी जो परिणाम आता है हमारे पास, जो आउटपुट आता है वो एक अर्थपूर्ण सूचना होती है, ठीक है ना, जिसका हम विभिन्न प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिटिक्स कर सकते हैं। कंप्यूटर को संगणक या अभिकलित भी कहा जाता है।
जो कंप्यूटर है उसको हम हिंदी में संगणक भी कहते हैं और अभिकलित्र भी कहा जाता है। कई बार इसको जो कंप्यूटर है उसको हम शाब्दिक अर्थ से जो कंप्यूटर शब्द है उसको इस प्रकार से भी उसका अर्थ लगाते हैं कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि सी से कॉमनली हो जाता है यानी सामान्य रूप से, और ओ से ऑपरेटेड यानी चलाने योग्य, एम से मशीन, ठीक है, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर प्रयोग किया जाता है टेक्निकल तकनीकी क्षेत्र में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, एंड रिसर्च यानी शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में। इस प्रकार से इसका अर्थ भी हम लगा सकते हैं। अब हम कंप्यूटर का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ, विकास क्रम, वो हम पढ़ते हैं। तो आप सभी जानते हो, ये मैंने डिटेल्स के रूप में यहाँ ले रखा है, डिटेल क्लास है ये, इसलिए यहाँ मैं आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है उनको मैं रेड कलर में मैंने कर दिया, तो आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लास से मैं ला रहा हूँ आपके लिए, यदि आप ये पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही गहरी तैयारी आपकी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। आपको मैं बता देता हूँ, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। महत्वपूर्ण टर्म्स को मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है, तो आप आसानी से उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का विकास क्रम। तो आप सभी जानते हो जो कंप्यूटर है, आधुनिक जो कंप्यूटर हम देखते हैं वो किसी एक अकेले मनुष्य की उपज नहीं है, किसी अकेले मस्तिष्क की उपज नहीं है। इसको बनाने में हजारों वर्ष लगे। आप सभी जानते हो कि आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना को साकार होने में कई हजारों वर्ष लगे हैं, और पिछले कई हजार वर्षों में अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए अनगिनत आविष्कारों, विचारों और विकास का ही सम्मिलित परिणाम है कि आज हम इस प्रकार का हमारा कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर देख रहे हैं। तो किसी अकेले व्यक्ति की ये उपज नहीं है, बहुत से व्यक्तियों ने मिलकर और इसकी धीरे धीरे विकास क्रम चलता हुआ आज ये इस स्टेज में पहुंचा है। तो इस बीच बहुत से आविष्कार भी हुए हैं, इन सब के बारे में हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों ने अनजाने में ही कंप्यूटर की नींव रखी। उन्होंने मन को और तार की मदद से, जो तार होते हैं केबल, और जो मन के होते हैं मणि, उनकी मदद से गणना करने का एक पहला उपकरण बनाया, यानी गिनती गिनने का उपकरण बनाया। और लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व चीन के लोगों ने इस उपकरण में कुछ सुधार किए और इस उपकरण द्वारा गणना करना और भी आसान हो गया, और इस उपकरण को नाम दिया गया एबेकस। क्या नाम दिया गया? एबेकस। तो इस प्रकार से हम इस विकास क्रम में सबसे पहले स्टेप एबेकस को मान सकते हैं कि सबसे प्राचीन जो गणना करने का उपकरण था, प्राचीन गणना उपकरण है वो है एबेकस। कौन सा था? एबेकस था। एबेकस का आविष्कार चीन के लोगों ने किया, और चीन के अलावा जापान में भी इस उपकरण का उपयोग हुआ करता था, और जापान में इसे सारोबान कहते थे। यानी जो एबेकस जो है इसी डिवाइस जो ये है इसी को सारोबान कहते थे जापानी लोग, यानी जापान में इसको सारोबान के नाम से पुकारते थे। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि प्राचीन गणना उपकरण एबेकस है, और जापान के लोग एबेकस को किस नाम से पुकारते थे? सारोबान के नाम से। बहुत से चीनी लोग आज भी अपने रोजाना के व्यापारिक जो लेन देन की काम है उसमें एबेकस का ही प्रयोग करते हैं। 1991 में, यहाँ आप देख सकते हो 1991 में चीन में एबेकस की जानकारी रखने वालों की एक प्रतियोगिता हुई जिसमें 24 लाख लोगों ने भाग लिया। यानी ये तथ्य मैं इसलिए आपके सामने लाया हूँ कि एबेकस है गणना करने का बहुत ही प्राचीन काल में गणना करने का प्रसिद्ध यंत्र था, और एक प्रतियोगिता हुई एबेकस की जानकारी रखने वालों की चीन में, जिसमें 24 लाख लोगों ने भाग लिया था। हमारे देश में भी प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को अंक गणित के सिद्धांत समझाने में इसका उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हो हमारी जो सरकार द्वारा संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ भी आपको एबेकस मिल जाएगा। एबेकस एक वैसे तो लकड़ी की फ्रेम का सांचा होता है, लकड़ी की फ्रेम का, और इसमें तार होते हैं, उन तार में मणि पिरोए रहते हैं, और उन मणियों से ही गिनती गिनने का कार्य इसको सिखाया जाता है बच्चों को। यदि आपने एबेकस देखा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं। तो आधुनिक कंप्यूटर के विकास क्रम में सबसे पहली स्टेज हो गई एबेकस की। उसके बाद जब भारत में शून्य का आविष्कार हुआ तो प्रारंभिक कंप्यूटर और परिवर्तन होने लगी। समय बीतता रहा, विकास क्रम चलता रहा। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे, याद रखना है आपको, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ है जॉन नेपियर। उन्होंने लघुगणक का आविष्कार किया। लघुगणक आप सभी जानते हो, लोगरिथम का आविष्कार किसने किया? प्रश्न आ भी सकता है। तो लघुगणक का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया। किसने किया? जॉन नेपियर ने। उन्होंने ही उसके बाद लघुगणक के आविष्कार करने के बाद उन्होंने एक ऐसी
गणना करने की एक ऐसी युक्ति बनाई। युक्ति का अर्थ हो सकता है डिवाइस, उपकरण समझ सकते हैं आप। तो एक ऐसी डिवाइस बनाई, एक ऐसी युक्ति बनाई जिससे बड़ी बड़ी और दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना बहुत ही आसान हो गया था। और इस युक्ति को, इस डिवाइस को नेपियर्स बोन्स कहा गया। नेपियर्स बोन्स। इस पैराग्राफ में आपको केवल यही याद रखना है कि लघुगणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया, और जॉन नेपियर ने एक डिवाइस बनाई, एक युक्ति बनाई जिसके द्वारा दशमलव वाली संख्याओं का भी गुणा करना आसान हो गया, और इस डिवाइस का नाम था नेपियर्स बोन्स। विकासक्रम का अगले पड़ाव में हम देख सकते हैं 1642 में। सन 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ, फ्रांस के गणितज्ञ है ब्लेज पास्कल। आपने नाम सुना होगा ब्लेज पास्कल का। तो 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी, विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, यांत्रिक, ठीक है ना, मैकेनिकल जो कैलकुलेटर है पहला, वो किसने बनाया? फ्रांस के गणितज्ञ है ब्लेज पास्कल ने। और कब बनाया? 1642 में। तो ये इस कैलकुलेटर के द्वारा हम क्या कर सकते? दशमलव प्रणाली की जोड़ बाकी कर सकता था, यानी जोड़ना और घटाना, ये क्रिया इस कैलकुलेटर के द्वारा हम कर सकते थे। ये कैलकुलेटर जो आप देख रहे हो आज का जो आधुनिक कैलकुलेटर है, वैसा कैलकुलेटर नहीं था, यह एक यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसको पास्कलाइन नाम दिया गया। यानी ब्लेज पास्कल के नाम पर ही इस कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा गया। इस कैलकुलेटर का नाम क्या दिया गया? पास्कलाइन। यहाँ आप देख सकते हो पास्कलाइन नाम दिया गया। यह अनेक चक्रों, चक्र होते हैं व्हील्स, चक्रों, गरारियों, गियर्स और सिलेंडर्स से निर्मित था। यह उपकरण उसी प्रकार कार्य करता जैसे वर्तमान में वाहनों में किलोमीटर मापने के लिए जो माइलोमीटर हम काम में लेते हैं, उसी प्रकार से ये काम करता था। इसके बाद 1667 में गॉटफ्रीड लीबनिज, ये भी हमारे एक महोदय हैं गॉटफ्रीड लीबनिज, इन्होंने पास्कलाइन में कुछ परिवर्तन किया, यानी कुछ सुधार किया। उसी जो ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन बनाया था, यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, उसी में कुछ सुधार करके उसे इस योग्य बना दिया कि उसके द्वारा न केवल जोड़ और बाकी बल्कि गुणा और भाग करना पाना भी संभव हो गया। तो पास्कलाइन में थोड़ा सा सुधार करके उसको इस योग्य बना दिया कि वो अब गुणा भाग भी उससे हम कर सकते थे। ये किसने किया? गॉटफ्रीड लीबनिज ने। अभी आप सोच रहे हो ऐसे नाम आ रहे हैं, तो आपको ये नाम याद रखने होंगे। यदि आप कंप्यूटर साइंस को अच्छे से जानते हो, पहले से यदि आप जानते हो, तो आपके लिए कोई नाम नए नहीं है, फिर भी आपको रिवीजन के तौर पर समझ सकते हो, या कोई आपने कभी इसका अध्ययन नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। उसके बाद अगले स्टेप पे हम बात करते हैं सन 1801 में। सन 1801 में जेकार्ड महोदय हैं, जेकार्ड ने एक कपड़े बुनने की मशीन का आविष्कार किया। कपड़े बुनने की मशीन जिसको लूम कहा गया। कपड़े बुनने की जो मशीन है उसको क्या कहा जाता है? लूम। तो जेकार्ड ने एक कपड़े बुनने की मशीन का आविष्कार किया जिसको लूम कहा गया। और यह मशीन की विशेषता यह थी कि इसमें कपड़े के पैटर्न को, जो कपड़े को डिजाइन दिया जाता है ना पैटर्न, उसको कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच का द्वारा नियंत्रित किया जाता था। एक छिद्रयुक्त पंच होता था, उसके द्वारा ही इसको नियंत्रित किया जाता था, यानी उसके द्वारा उसको डिजाइन दिया जाता था कपड़े को। इस सिद्धांत का उपयोग बाद में कंप्यूटर में सूचना को पंच कार्ड पर संग्रहित करने में किया जाने लगा। ये जो जेकार्ड महोदय ने लूम बनाई थी, इसी में जो एक छिद्रयुक्त जो कार्डबोर्ड का प्रयोग होता था, उसी के सिद्धांत के तहत, उसी सिद्धांत के तहत बाद में पंच कार्ड का उपयोग होने जाना लगा। तो आपको ये याद रखना है कि लूम का आविष्कार किसने किया? जेकार्ड ने किया। लूम क्या है? कपड़े बुनने की मशीन है, और इसका आविष्कार 1801 में किया गया जेकार्ड महोदय ने। और इसमें कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त एक पंच होता था जिसके द्वारा कपड़े के पैटर्न को डिजाइन किया जाता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपको एबेकस के बारे में बताया। उसके बाद यहाँ आपको मैंने ब्लेज पास्कल, जो पास्कलाइन है यांत्रिक कैलकुलेटर, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर जिसको पास्कलाइन कहते हैं, उसके बाद गॉटफ्रीड लीबनिज ने उसमें सुधार किया। आगे हम बात करते हैं आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना ने 1821 में आकार लेना आरंभ किया। ये कैसे? आपको मैं बता देता हूँ। एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज, नाम आपने बहुत सुना होगा, चार्ल्स बेबेज। तो इन्होंने एक के बाद एक 3 स्वचालित यांत्रिक संगणक के निर्माण का प्रयास किया। यहाँ आप देख सकते हो इन्होंने एक साथ 3 स्वचालित यांत्रिक संगणक यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर है उसका निर्माण प्रारंभ किया। आप जानते हो चार्ल्स बेबेज कौन थे, अब उनका क्या योगदान था इस क्षेत्र में, तो वो हम इसमें जान लेते हैं इस पैराग्राफ के द्वारा। ये जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने यांत्रिक संगणक का निर्माण प्रारंभ किया जिनको डिफरेंस इंजन नाम दिया गया। यानी उन्होंने 3 डिफरेंस इंजन का निर्माण प्रारंभ किया। पहला यंत्र था
वो स्वचालित कैलकुलेटर का संपूर्ण डिजाइन था और वेबेज 12 वर्षों तक इसे बनाने का प्रयास करते रहे। इसका निर्माण पूरा होता उससे पहले ही उन्होंने अपना दूसरा यंत्र बनाना शुरू कर दिया जो पहले से भी हल्का था और तेज चलने वाला था, क्योंकि आप सभी जानते हो कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें क्या कमी है, किस प्रकार से हमें करना चाहिए वो बाद में पता चलता है। तो अगला जो हम कार्य करते हैं उसमें सुधार करके करते हैं, तो वही कार्य उन्होंने किया और इसका निर्माण भी पूरा था उससे पहले ही उन्होंने उससे भी बेहतर बहुत शानदार तीसरा यंत्र अपना बनाना प्रारंभ कर दिया और बाद में 1843 में उनका पहला यंत्र बना था और स्वीडन में प्रदर्शित किया गया। इसी क्रम में जो बेबेज का जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो था 1833 में। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक संगणक यंत्र का निर्माण प्रारंभ किया जिसको एनालिटिकल इंजन किया गया है, विश्लेषक यंत्र जिसको हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं, एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने पहले तो 3 डिफरेंस इंजन बनाए थे, उसके बाद एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण प्रारंभ किया 1833 में। और ये जो एनालिटिकल इंजन है इसी को सही अर्थों में आज के आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज भी कहा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपकी बनेगा कि आधुनिक जो कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहते हैं। पूर्वज आप सभी जानते हो ना, बाप दादा जो अपने होते हैं, तो पूर्वज आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कौन है, किसे कहते हैं, तो एनालिटिकल इंजन कहते हैं। याद रखना आपको, एनालिटिकल इंजन को ही आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहते हैं। तो वेबेज ने जो इन डिफरेंस इंजन में, एनालिटिकल इंजन में जो डिज़ाइन बनाया था, जो मूलभूत सिद्धांत दिए, वो ऐसे मूलभूत सिद्धांत थे जिन पर आज के कंप्यूटर भी काम करते हैं। तो इनकी चकित करने वाली बात यह है कि इसकी अनेक विशेषता आज के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के ही समान थी। जो एनालिटिकल इंजन है उसकी विशेषता है वो आज के जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उनके समान थी। इसके डिज़ाइन में आज के कंप्यूटर के जैसे केंद्रीय प्रोसेसर यूनिट होती थी, संग्रहण था, संग्रहण जो क्षेत्र होता है, स्टोरेज, मेमोरी, इनपुट आउटपुट युक्तियाँ आदि सभी कुछ इस एनालिटिकल इंजन में था। यहाँ तक कि कार्ड पंच करने की जो पद्धति है वो भी बेबेज ने पहली बार प्रस्तुत की। इन सब योगदान के कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं तो आपको बिना घबराए कहना है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दी है, क्योंकि उन्होंने, इनका बहुत बड़ा योगदान था 3 डिफरेंस इंजन और लास्ट में एक जो एनालिटिकल इंजन बनाया था। जो एनालिटिकल इंजन था वो आज के आधुनिक कंप्यूटर के समान ही था। आधुनिक कंप्यूटर के समान उसमें ये सभी जो सिद्धांत थे, मूलभूत केंद्रीय प्रोसेसर था, संग्रहण था, इनपुट आउटपुट डिवाइस थी, वो सभी था। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहते हैं। उसके बाद 1887 में अमेरिका के हरमन होलिरिथ ने सबसे पहली विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी मशीन बनाई। एक विद्युत यांत्रिक थी, कार्ड पंच सारणी मशीन बनाई और इस मशीन में बैटरी से संचालित स्विच और गियर थे। बैटरी से संचालित होने वाले स्विच थे, गियर थे जो कि अत्यधिक आवाज़ करते थे। और होलिरिथ की इस मशीन में पंच कार्ड का उपयोग होता था और उन्होंने कोड विकसित किए थे, कुछ कोड विकसित किए थे जिनको होलिरिथ कोड कहते हैं। इन कोड के द्वारा पंच कार्ड में सूचना को संग्रह करना संभव हो गया। जो पंच कार्ड है, पंच कार्ड में सूचनाओं को संग्रह करना, स्टोर करना संभव हो गया इन होलिरिथ कोड के द्वारा। पंच कार्ड को टाइपराइटर जैसी मशीन से ही पंच किया जाता था। तो पंच कार्ड है वो कंप्यूटर में सूचना निवेश करने का, यानी इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम है। एक मानक पंच कार्ड लगभग 7.37 इंच चौड़ा एवं 3.25 इंच लंबा होता है। इसकी मोटाई है वो 0.001 इंच होती है और इसमें 80 अक्षर यानी 80 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, संग्रहित किए जा सकते थे। अब पंच कार्ड जो होते हैं उसमें एक छिद्र होते हैं, कुछ स्थान पर छिद्र होते हैं और कुछ स्थान पर छिद्र नहीं होते। तो जहाँ पर छिद्र होते थे वहीं स्थान 1 को प्रदर्शित करता था और जहाँ छिद्र नहीं होते वहीं स्थान 0 को प्रदर्शित करता था। इस प्रकार से 0 और 1 के जो कोड थे वो होलिरिथ ने विकसित किए थे, होलिरिथ कोड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंच कार्ड में जिस स्थान पर होल होता है, छिद्र होता है, वो 1 को प्रदर्शित करता है और जहाँ छिद्र नहीं होता वो 0 को प्रदर्शित करता है। फिर जो होलिरिथ की जो मशीन थी, पंच कार्ड सारणी मशीन थी, उसका उपयोग कहाँ किया गया तो अमेरिका के जनगणना विभाग द्वारा इसका उपयोग किया गया। आपको याद रखना है अमेरिका के जनगणना विभाग द्वारा जनगणना संबंधी आंकड़ों को संकलित करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया गया है, जिसको होलिरिथ मशीन भी कहा जाता है। होलिरिथ मशीन का मतलब जो होलिरिथ ने जो बनाई थी पंच कार्ड सारणी मशीन, विद्युत यांत्रिक जो मशीन थी, 1890 की जो अमेरिका की जनगणना थी उसमें उसका प्रयोग किया गया। आप सभी जानते हो कि आंकड़े संकलन में कुल 3 वर्षों का समय लगा
जबकि बिना मशीन इसे संग्रहित करने में 1 दशक लग जाता है। आप देख सकते हो यद्यपि इसकी तुलना में आधुनिक कंप्यूटर है यह कार्य केवल कुछ घंटों में कर सकते हैं। यानी इस मशीन के द्वारा आंकड़े संग्रहित करें इसलिए 3 वर्ष लगे, अन्यथा बिना मशीन के यदि करते तो 1 दशक लग जाता, यानी लगभग 10 साल लग जाते। और आधुनिक कंप्यूटर है ये केवल कुछ ही घंटों में कार्य कर सकता है। यानी आधुनिक कंप्यूटर बहुत ही विकसित हो चुके हैं, हमने बहुत सी तकनीक विकसित कर ली है। आगे देखिए 1924 में अमेरिका में कंप्यूटर बनाने वाली पहली कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM, आपने नाम सुना होगा IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है, प्रारंभ हुई। यानी IBM प्रारंभ हुई जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है वो है IBM, जो कि अमेरिका में प्रारंभ हुई थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। और कब हुई? 1924 में। आपको याद रखना है IBM की स्थापना कब हुई? 1924 में हुई अमेरिका में। फिर आगे हम बात करते हैं 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी थे एक हार्वर्ड आइकन। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, भौतिक विज्ञानी थे हार्वर्ड आइकन ने IBM के सहयोग से एक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। कौन सा कंप्यूटर बनाया? विद्युत यांत्रिक। आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था जिसको नाम दिया था मार्क प्रथम, मार्क फर्स्ट नाम दिया था मार्क 1। आप देख सकते हो मार्क 1 नाम इसको दिया था। तो मार्क 1 का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ आप देख सकते हो इसका आविष्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी हार्वर्ड आइकन ने IBM के सहयोग से इसका निर्माण किया था। यह कंप्यूटर 51 फुट लंबा था और 8 फुट ऊंचा था। यहाँ आप देख सकते हो इसकी जो लंबाई थी 51 फुट थी, आप देख सकते हो 51 फुट और 8 फुट इसकी ऊंचाई थी। इसमें 0.75 मिलियन अवयव लगे थे कंपोनेंट्स से और 1000 किलोमीटर से अधिक लंबे तार का उपयोग किया गया था। यानी 1000 से भी अधिक किलोमीटर केबल इसमें उपयोग में लाई गई थी। यह मात्र 5 सेकंड में 10 अंक की संख्याओं को गुणा कर सकता था, केवल 5 सेकंड में ही, और 10 अंक की संख्याओं को गुणा कर सकता था, जो कि उस समय के लिए एक रिकॉर्ड था। इसमें 23 अंकों वाली दशमलव प्रणाली की 72 संख्याओं को संग्रह किया जाता था और इसमें पंच कार्ड के स्थान पर पंच पेपर टेप का उपयोग किया गया था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो आज का आधुनिक कंप्यूटर बना है तो उसके विकास क्रम की ये सीढ़ियाँ रही हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले कंप्यूटर के विकास क्रम में जो हम लेते हैं वो लेते हैं एबेकस को। एबेकस का विकास चीन के लोगों ने किया और एबेकस गणना करने का सबसे प्राचीन उपकरण है। जापानी लोग इसको सारूबान कहते थे। उसके बाद दूसरा जो डिवाइस आई वो आई 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, नेपियर बोन्स। डिवाइस का नाम है नेपियर बोन्स, जिसका आविष्कार किया जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया और इस नेपियर बोन्स के द्वारा हम दशमलव वाली संख्याओं का गुणा और भाग कर सकते थे। फिर आगे तीसरी स्टेप में हमने पढ़ा कि ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, जो कि विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, जिसको नाम दिया गया पास्कलाइन। क्या नाम दिया गया? पास्कलाइन। और जो कि दशमलव प्रणाली की जोड़ और बाकी यानी जोड़ना और घटाना ये क्रिया कर सकता था। उसके बाद आगे हम बात करें तो इसी उपकरण में यानी जो पास्कलाइन था इसी में सुधार करके गॉटफ्रीड लीबनिज ने ऐसी डिवाइस बनाई जिसके द्वारा गुणा और भाग करना भी संभव हो गया। फिर आगे स्टेप में हम अगली सीढ़ी पे चलते हैं तो 1801 में जैकार्ड महोदय ने कपड़े बुनने की मशीन बनाई, जिसको लूम कहा गया, और इसमें कपड़े के पैटर्न को देने के लिए कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्ड है उसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद चार्ल्स वेबेज ने 3 डिफरेंस इंजन बनाने का प्रयास किया और उसके बाद एक एनालिटिकल इंजन बनाया जो कि आधुनिक कंप्यूटर के समान ही था, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर के समान ही मेमोरी, केंद्रीय प्रोसेसर ये सभी डिवाइस थी। इसलिए चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं और जो एनालिटिकल इंजन है इसको आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहते हैं। उसके बाद अमेरिका के हरमन होलीरेथ ने कार्ड पंच सारणी मशीन बनाई। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर का विकास क्रम था जो मैंने आपको बता दिया। अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो मार्क फर्स्ट जो प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बन गया था। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर थे उनमें बहुत सी कमियाँ थी, क्योंकि इनकी कार्य करने की गति बहुत ही धीमी थी और इसमें यांत्रिक कलपुर्जे के कारण इनमें सूचनाओं का संचार है वो विश्वसनीय नहीं होता था। इसके अलावा कोई भी विशेष अभिकलन करने से पूर्व है उसमें जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए बहुत सारे स्विच होते थे, गियर होते थे, उनको हाथ से समायोजित करना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता था। आकार में बहुत बड़े होते थे,
इसलिए ऑपरेटर की यानी कंप्यूटर की तुलना में ऑपरेटर को अधिक काम करना पड़ता था। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों का जो सारा ध्यान है वो एक ऐसे कंप्यूटर को विकसित करने पर किया गया जो इन सब समस्याओं से मुक्ति दिला सके। उसका एक समाधान था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो वैज्ञानिकों ने का सारा ध्यान है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण पर केंद्रित हो गया, जिससे कि काम करने में अधिक श्रम भी न करना पड़े और जो साथ ही तेज होने के साथ और डाटा भी क्या हो, विश्वसनीय हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता होती है, जिसके कारण डेटा का जो संचरण है वो विश्वसनीय होता है और तीव्र गति के साथ हो सकता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर कार्य करना आसान होता है। आप देख सकते हो कि पिछले 60 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की नई नई तकनीकी का विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है और इनका विकास इतनी तेज़ी के साथ हुआ है कि 5 साल पुराना मॉडल भी ऐतिहासिक वस्तु बनकर रह गया है। क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इतनी तेज़ इसमें बदलाव हो रहा है, इतनी तेज़ गति के साथ इसमें बदलाव हो रहा है तकनीकी में कि जो 4-5 साल पहले जो हमारी नया आविष्कार हुआ है वो भी तकनीकी के इस दौर में बहुत ही पीछे रह गया है, क्योंकि उससे भी बढ़िया मॉडल संसार में आ जाता है। तो आज मैंने आपको कंप्यूटर का परिचय दिया, साथ ही में कंप्यूटर का जो विकास क्रम है कि आधुनिक कंप्यूटर तक पहुंचने में कौन कौन सी डिवाइस थी, किसने आविष्कार किया, ये एक तरीके से इतिहास आप देख सकते हो कंप्यूटर का। तो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में आपको कंप्यूटर की जो पीडीया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसके बारे में बताऊँगा, साथ ही उनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आपको नोट करवाता जाऊँगा। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो पीडीएफ है ये भी आप निःशुल्क वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।